हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनील पारस एजुकेशन सेंटर जॉबलर से। हमने पिछली कक्षाओं में बात की थी, उसके आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज हमारा स्पेशल टॉपिक इसी में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हमने बात की थी। ये एक रंगों का क्रम होता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उस आधार पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया गया था बोर द्वारा। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या था कि जब हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके वायुतन को उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो वहां जाकर अस्थायी रूप से आता है होने की वजह से वापस वो निम्न अवस्था में आता है। तो एक साथ ना आकर वह टुकड़ों में आता है, मतलब ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में उत्सर्जन करके आता है। कैसे आता है, क्या आता है, वो हम बात करेंगे। तो इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, वो कैसे बनता है देखिए। अगर मैं बात करूं, ये होते हैं ऊर्जा स्तर। यानी ये ऊर्जा स्तर होते हैं बहुत सारे। देखो, ये n बराबर 1 होता है, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। इसके अलावा ऐसे चलता रहता है। n बराबर 7, n बराबर 8। n का मतलब यहाँ ऊर्जा स्तर है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके अनंत तक चलते रहते हैं ये ऊर्जा स्तर। होता क्या है इसके अंदर, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, अनंत तक चला गया। ये जैसे मैंने 8 बनाए, ऐसे 9, 10, 11, 12 अनंत तक इसके ऊर्जा स्तर होते हैं। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो वहां से सीधा ये आता है पहली कक्षा में। मान लीजिए भी 8 में था, या कह सकते हैं वो 7 में होगा, वहां से सीधा चलता हुआ ये पहली कक्षा में आ जाए। या मान लीजिए वो 6 में था, वहां से सीधा चलता 1 में आ जाए। या वो 5 में था, वहां से चलता यहाँ आ जाए। या वो 4 में था, वहां से चलता यहाँ आ जाए। या वो 3 में था, यहाँ से चलता हुआ यहाँ आ जाए। या 2 में था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, वहां से सीधा वह पहली कक्षा में आता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनी है। या कह सकते हैं कि कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है, कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है, कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है। इस तरह ये लो सर, ये पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो तीसरी कक्षा में आता है। ये लो सर, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आता है भैया, यानी 4th क्लास में आ गया सीधा। ये लो। या फिर कहीं भी हो 5th क्लास में आता है। इस तरह या कह सकते हैं कहीं भी हो 6 में आता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती है हमको। उन श्रेणियों का नामकरण दिया था। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1870 में बामर ने दिया था, बामर ने एक्सप्लेन किया था। तो हुआ क्या कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब बामर श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अगर ये कहीं भी ऊर्जा स्तर में हो, दूसरा स्तर में आता है
तो ये बामर श्रेणी प्राप्त होती है। बामन के बाद में कहीं भी प्राप्त हो, ये पाश्चन श्रेणी होती है। ठीक है, पाश्चन श्रेणी से कहीं भी प्राप्त हो ब्रैकेट श्रेणी, यानी लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, कहीं भी हो। फिर आता है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी प्राप्त होती है और लास्ट में होता है हेनरी श्रेणी। वो इतना नहीं है, अपने पास यही आता है लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। हेनरी भी दिया गया, बट अपने को इतना नहीं जाना। अभी अपने 4 श्रेणियां, मैंने इसके अंदर 5 श्रेणियां पढ़ेंगे, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। होता क्या है, लाइमर श्रेणी में कहा गया कि जो n1 का मान होता है और 2 मान होते हैं इसमें, n1 और n2। अगर n1 का मान 1 हो और n2 का मान 2, 3, 4, 5 और अनंत तक होता है। इसी तरह बामर श्रेणी में n1 का मान 2 हो और n2 का मान 3, 4, 5, 6 और अनंत तक चलेगा। पाश्चन श्रेणी में n1 का मान 3 हो, n2 का मान 4, 5, 6, 7 और अनंत होता हो। ब्रैकेट श्रेणी में n1 का मान 4, n2 का मान 5, 6, 7 अनंत तक होता है। फुंड श्रेणी में n1 का मान 5 जबकि n2 का मान 6, 7, 8, 9 अनंत तक होता है। हेनरी में n1 का मान 6, n2 का मान 7, 8, 9 अनंत। तो ये श्रेणियां होती है अलग अलग प्रकार की, जिसमें ध्यान में रखना है। तो हमारे पास 4 श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी लाइमर श्रेणी, लाइमर श्रेणी। दूसरी श्रेणी होगी अपने पास बामर श्रेणी। तीसरी श्रेणी होगी अपने पास पाश्चन। पाश्चन श्रेणी होगी, ठीक है, पाश्चन श्रेणी होगी। चौथी श्रेणी होगी अपने पास ब्रैकेट श्रेणी। पांचवी श्रेणी हो गई फुंड, फुंड श्रेणी। छठी श्रेणी हो गई हेनरी। हमको 5 श्रेणी ही ध्यान रखनी है अभी तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, ये तो श्रेणियों के प्रकार हो गए हमारे। अगर मैं n1 की बात करता हूं और n2 की बात कर सकता हूं, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, वापस उत्सर्जित करता है, तो जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है उसी तरंगदैर्घ्य की हमको लाइट मिलती है। अगर आपने देखा होगा विद्युत चुंबकीय के प्रकार, हम पढ़ेंगे आगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकार क्या होते हैं। उसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, जो अपना प्रकाश होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें ऊर्जा के रूप में, यानी दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, अवरक्त, अवरक्त के बाद में रेडियो आता है, गामा किरणें आती है, अल्फा किरणें होती है, एक्सरे किरणें होती है, रेडियो तरंगें होती है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग टाइप की होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती है जो आपको पाठ रखनी है। तो n1 का मान यहाँ 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह दिया जाता है लाइमर, बामर, पाश्चन श्रेणी। इसी तरह इसमें n2 का मान 2,
3 4 5 6 डैश 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 होता है। अगर इसमें n का n2 का मान 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ठीक है। इसी तरह इसका 4 5 6 7 8 और अनंत होता है। इसका 5 6 7 8 9 अनंत होता है। इसी तरह इसका 6 7 8 9 10 11 12 तक होता है। इसका 7 8 9 10 11 अनंत तक होता है। इस तरह इसका n1 और n2 का मान निकाला जाता है। अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका जो क्षेत्र रहता है कि इस क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसका, तो इसका कहा जाता है, ये होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी क्षेत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है दर्शय, दर्शय क्षेत्र होता है। दर्शय क्षेत्र में ये अवरक्त क्षेत्र माना जाता है, ये भी अवरक्त क्षेत्र माना जाता है, ये भी अवरक्त क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। ये भी अवरक्त क्षेत्र। तो मतलब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, 5 तक के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान में रखना है, हैंडलिंग की कोई जरूरी नहीं है, अगर याद रखो तो ठीक है, नहीं तो 5 श्रेणियां बताई गई है। अभी अपने यहाँ जेड के हिसाब से बात करें तो लाइनमैन श्रेणी के लिए n1 का मान 1 होता है, जबकि n2 का मान 2 3 4 5 ये होता है। क्षेत्र होता है इसका पराबैंगनी। क्वेश्चन पूछता है कि लाइनमैन श्रेणी के लिए क्षेत्र कौन सा होता है, पराबैंगनी क्षेत्र होता है। इसी तरह दूसरा होता है बामर श्रेणी, जिसमें n2 में आता है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, तो n1 का मान 2 हो गया, n2 का मान 3 4 5 6 7 हो गया और दर्शय क्षेत्र हो गया। इसी तरह पार्शियल श्रेणी जिसमें 4 5 6 7 8 हो गए, अवरक्त हो गया। इसी तरह ब्रैकेट श्रेणी जिसमें 5 6 7 8 9 अवरक्त क्षेत्र हो गया। इसी तरह फूल श्रेणी जिसमें n1 का मान 5 जबकि n2 का मान 6 7 8 9 हो गया और श्रेणी होगी अवरक्त हुई। क्लियर? तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब कहा गया इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर निम्न स्तर में आता है, तो इसकी तरंग संख्या का मान दिया गया था, वो तरंग संख्या का क्या था भैया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक तरंग संख्या होती है न्यू बार, का मान निकाला गया था, वो निकाला गया था RH 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1/n2 स्क्वायर, ये निकाला गया था। अगर मैं बात करता हूं तो न्यू बार बराबर 109.677 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो इसका मान है RH, इसको बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक बोला जाता है। इस रिडबर्ग नियतांक के आधार पे यहाँ तो इससे न्यू बार जो था हमारा तरंग संख्या, ये ज्ञात की जा सकती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। तो स्पेक्ट्रम से ही आपको श्रेणियां, ये जो मैंने चार्ट बनाया ये याद रखना है आपको। तो ये होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, परमाणु बोर का हाइड्रोजन, बोर ने इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या कैसे होता है। क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि पार्शियल श्रेणी के लिए n1 का मान होता है, तो आपको ध्यान रखना है 3 होता है, और किस क्षेत्र में आता है वो ध्यान रखना है अवरक्त क्षेत्र में। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की थी। बोलो कोई समस्या किसी को? चले आगे। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बता दें। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों का हम अलग ही एक सेशन रखेंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे विद फॉर्मूले।
ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जरा, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब आते हैं बोर का परमाणु मॉडल वापस, कि भाई एक्चुअली क्या कहा था बोर मॉडल में। तो देखो सब, बोर का परमाणु, नेक्स्ट अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद बोर परमाणु प्रतिबल। बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल इसने क्या दिया था, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इसने इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था कि मान लीजिए ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कहते हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, स्थायी कक्षा में, यानी जो चक्कर लगा रहा है वो एक निश्चित त्रिज्या के रूप में चक्कर लगाता है। ये बोर मॉडल का पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट बोर मॉडल का, या कह सकते हैं दूसरी अवधारणा, कि जब भी कोई स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो हम कहते हैं द्रव्यमान इंटू वेग होता है संवेग। अगर वो किसी आर त्रिज्या के साथ, या मान लीजिए ये है, यहाँ धनावेशित है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ आर त्रिज्या पे है, अगर इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति करता है, तो इसका कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होता है। यानी m द्रव्यमान का यदि कण है, तो कहते हैं कि यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से गति करता, यानी नाभिक के साथ v वेग से r त्रिज्या पर गति करता है, r त्रिज्या पर गति करता है, तो उसका कोणीय संवेग जो होगा
वो होगा MVR। तो कहते हैं कि MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा एक नंबर है। NH अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज माना जाता है, जहां पे M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V वेग और R त्रिज्या होती है। अब H यहाँ पे प्लांक नियतांक है, N कक्षाओं की संख्या है, तो जहां N बराबर 1 2 3 4 अनंत चलता है, जबकि H होता है प्लांक नियतांक। प्लांक पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 2 की वैल्यू आपको पता ही है, n का मान 1 2 3 4 होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये कहते हैं कि n बराबर 1 हो तो MV बार H अपॉन 2 पाई होगा, और n बराबर 2 हो तो 2H अपॉन 2 पाई, यानी 1H अपॉन 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे चलता है। ठीक है, इस तरह परमाणु मॉडल दिया था। यहां तक हम बात करें तो परमाणु का बोर परमाणु मॉडल के 2 पॉइंट होते हैं। तो हमारे को ध्यान क्या रखना है, NH अपॉन क्लियर, कोई डाउट किसी को? यहां से आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कहते हैं स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज माना गया था। ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट की बात करें हम कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा निम्न से तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये बोर कहता है। तो इस तरह हमारे पास बोर परमाणु मॉडल के 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब किसी ने कहा कि भैया चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो क्या होगा कि जब स्थायी वर्ताकार कक्षा में जब कोई चक्कर लगाता है, मैक्सवेल ने कह दिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, और जब ऊर्जा का ह्रास होता है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक के अंदर गिर सकता है। इस नाभिक के अंदर गिरने से तो इस तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन और
नाभिक के मध्य आकर्षण भी रहेगा। इसके आधार पे अगला पॉइंट दिया था कि जब कोई स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिरता, मैक्सवेल ने कहा था। उसका जवाब दिया था बोर मॉडल ने कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पे दो बल कार्य करते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय और एक होता है अपकेंद्रीय। ठीक है, एक बल लगता है नाभिक की ओर लगता है और एक बल लगता है नाभिक से दूर। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बल यहाँ लगेगा एक बल यहाँ लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को दोनों बल अगर बराबर लग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक स्थायी वर्त के अंदर चक्कर लगाता रहता है। इसके आधार पे हम, इसका एक बड़ा पॉइंट है ये, इसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, सारी परमाणु की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या क्या ज्ञात होती है वो इसी पॉइंट से ज्ञात करेंगे। तो इस तरह हमारे पास तो बोर मॉडल का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये कहता है कि स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों पर दो बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्रीय और एक अपकेंद्रीय। ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उस क्लास के अंदर कोई बड़ा टॉपिक है, उस हिसाब से इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे और उसी टॉपिक के हिसाब से आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।